वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल गेट सेल्फ प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डील करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है बीजेटी सर्किट को हम कैसे एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं। उन टॉपिक्स का एनालिसिस करने हमें आना चाहिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल लगभग गेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे फिर इंस्ट्रूमेंटेशन हो फ्रेंड्स। तो हम इन टॉपिक्स को गेट क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। हम देखेंगे कैसे हम जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसकी नेटवर्क मॉडल तैयार करते हैं एम्पलीफायर सर्किट की एनालिसिस के लिए। तो इससे फ्रेंड्स, अभी तक इससे पिछले सारे वीडियो जितने हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे अपलोड किया था फ्रेंड्स, उनमें हम सभी ने देखा कि हम कैसे डीसी एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर एक बार आपको डीसी एनालिसिस करने अच्छे तरीके से आ गया फ्रेंड्स, तो आप एसी एनालिसिस बहुत ही आसानी तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि जितने भी हम जो नेटवर्क मॉडल तैयार करते हैं, चाहे वो एच मॉडल हो, चाहे आर पाई मॉडल हो, चाहे आर ई मॉडल हो फ्रेंड्स, तो इन सभी के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं ना एसी के, वो सभी डीसी ही पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको डीसी एनालिसिस पर अच्छे तरीके से आ गए तो आप बहुत ही कंफर्टेबल होंगे और बहुत ही ईजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकेंगे सारे पैरामीटर्स को। तो बस हमें मॉडल्स को देखना है कि कौन सा मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो क्वेश्चंस को लेंगे, हम उनमें आर पाई मॉडल्स को देखेंगे किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं बीजेटी सर्किट की एम्पलीफायर एनालिसिस के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन गेट में इसी ब्रांच में 1 नंबर के लिए आया है। ये क्वेश्चन लेने का पर्पस मेरा इतना ही है कि आपको पहले रूबरू करा सकूं कि बीजेटी की जो आप मॉडलिंग करते हो नेटवर्क से आर पाई मॉडल में, वो कैसा दिखता है। देखिए, ये जो सर्किट यहाँ पे दी हुई है, ये बीजेटी, चाहे वो ये एनपीएन है बेसिकली, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हम पहचान देंगे, आपको मैं बताऊंगा। तो ये जो केवल बीजेटी के तीनों टर्मिनल्स जो होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमिटर, उनकी एक नेटवर्क मॉडल है फ्रेंड्स। और इसको हम एम्पलीफायर सर्किट में जब रखेंगे तो हम उसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाते हैं। मतलब कि हम एक बार, इससे पिछले वीडियोस में हमें आपको एक फ्लेवर दिया था, एक क्वेश्चन हमने जो लिया था उसमें जो सर्किट थी वो एम्पलीफायर की सर्किट थी, बट हमने डीसी एनालिसिस किया था। तो अब हम उसी जैसी कोई सर्किट में हम नेटवर्क मॉडल जब तैयार करेंगे तो हम एसी इक्विवेलेंट उस सर्किट का बनाएंगे, तो उसमें ट्रांजिस्टर को इसी मॉडल से आप रिप्लेस करोगे फ्रेंड्स। ये आर पाई मॉडल होता है। तो इसमें हम देखते हैं जो कुछ पैरामीटर्स है, जैसे इसमें आर पाई एक रजिस्टर है बेस टू एमिटर की तरफ, ठीक है, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी वैल्यू हम देखेंगे ये जीएम इंटू वी पाई होती है या बीटा आई बी होती है। तो बीटा वही है फ्रेंड्स जो हम गेन निकाला करते थे डीसी में। अगर आपको जब तक क्वेश्चन में बीटा के बारे में कुछ कमेंट ना दे, आप बीटा एसी को बीटा डीसी मानेंगे। तो ये सब जो हम फ्रेंड्स बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम इन क्वेश्चंस के थ्रू इन मॉडल को हम बहुत ही इजीली सीख पाएंगे। और देखिए, एक आर नॉट रजिस्टर है, ये सब का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स, और इनका कैसे ये पैरामीटर्स डीसी पर डिपेंड करते हैं, हम आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपको इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ताकि अब जाके हम जब एम्पलीफायर सर्किट को डील करेंगे, जो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये एक एम्पलीफायर सर्किट दी हुई है और ये इसी ब्रांच में 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेम्ड क्वेश्चन है एम्पलीफायर सर्किट पे और ये बहुत ही बेसिक है। और भी टिपिकल एम्पलीफायर सर्किट के क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ये मैं क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो आप अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग या पीएनपी ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग एक बार सीख गए आर पाई मॉडल के थ्रू, तो आप बहुत ही इजीली इस सर्किट में आप एसी इक्विवेलेंट सर्किट का बना के उसको रिप्लेस कर सकते हैं और सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे देखिए डीसी करंट भी निकालना है, तो यानी डीसी एनालिसिस। और जब भी एम्पलीफायर सर्किट आएगी तो आपको डीसी एनालिसिस करना ही करना है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है, वो बाय प्रैक्टिस आ जाते हैं, तो हमें वहाँ पे डीसी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डीसी एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पैरामीटर्स की वैल्यू सारी डीसी एनालिसिस से पता चलेगी। जो यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं आर पाई मॉडल में, ये पैरामीटर्स को हम निकालेंगे और इसको फिर फीड कर देंगे इस नेटवर्क में, जब इसका एसी इक्विवेलेंट बनाएंगे फ्रेंड्स। ये एम्पलीफायर सर्किट है, ठीक है। तो ऐसे पिछले वीडियोस में भी हमने इसी तरह के कुछ सर्किट को डील किया था, बट वहाँ पे हमें केवल एक पार्ट निकालना था, केवल डीसी एनालिसिस करना था। और इसमें देखिए, जो आपको एक क्वेश्चंस में कैपेसिटेंस दिए हैं उसमें कुछ कमेंट किया होगा, कैपेसिटेंसेस आर वेरी लार्ज एंड बीटा, मतलब इस क्वेश्चन में बीटा पे भी एक कमेंट है कि वो काफ़ी लार्ज है। तो इसकी वैल्यू क्या, इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, वो हम देखेंगे कैसे ये हमारे मॉडल को इफेक्ट करेगा। और फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम वोल्टेज गेन निकालते हैं एम्पलीफायर का, उसको हम मिड बैंड एनालिसिस बोलते हैं, मिड बैंड वोल्टेज गेन। फ्रेंड्स, इस टर्म का बहुत ही यूज़फुल मीनिंग है, क्योंकि अगर ये चीज़ ना लिखी हो, अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दिया हो, तो वहाँ पे चीज़ें इफेक्ट होंगी फ्रेंड्स, ठीक है। बट हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो गेट में आते हैं वहाँ पे हमें मिड बैंड एनालिसिस ही करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर ये कैपेसिटेंसेस
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे देखिए कपलिंग कैपेसिटर्स होते हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि इनपुट और आउटपुट पे 2 कपलिंग कैपेसिटर्स होते हैं, और जो आप देखिए एमिटर से ग्राउंड कनेक्टेड एक कैपेसिटर है, वो बाईपास कैपेसिटर होता है। यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि ये कैसे इफेक्ट होता है इस कैपेसिटर्स का। एक कैपेसिटर्स एक्चुअली में अगर इनकी वैल्यूज़ कुछ दे दी गई तो, और जो सिग्नल हमने लगाया है, क्योंकि हम एसी को एम्पलीफाई कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेसिक एम्पलीफायर का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, पहले वो हमें जानना होगा। तो फ्रेंड्स बेसिक एम्पलीफायर क्या करता है? बेसिक एम्पलीफायर का मतलब है हम जो स्मॉल सिग्नल होते हैं उनको एम्पलीफाई कराना है, ताकि हम उनको यूज़ कर सकें आगे। तो उसके लिए आपको जो एक्टिव डिवाइसेस है, जैसे बीजेटी हुआ, मॉसफेट हुआ, इनको क्या होता है, पहले आपको ऑन करना होता है। ऑन करने के लिए आपको बाइसिंग करनी होगी, इनके प्रॉपर रीजन ऑफ ऑपरेशन पे इसको लाना होता है। उसके बाद हम स्मॉल सिग्नल को इसके डीसी के ऊपर इम्पोज करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे जो टोटल ये चीज़ दिख रही है ना, ये एक रिजल्टेंट करंट है। देखिए करंट IB जो लिखा है वो एक्चुअल में देखिए, ये जो करंट टोटल है एक्चुअल में AC पार्ट भी है प्लस DC पार्ट भी है। तो हर एम्पलीफायर में ऐसा होगा, लेकिन दोनों के एनालिसिस हम अलग अलग करते हैं। तो जो वोल्टेज गेन फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स, वो AC वोल्टेज गेन होता है। और मिड बैंड क्यों है? क्योंकि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के लिए ये वैरी नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उन केसेस पे देखेंगे हम कि कैपेसिटर्स का इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इन चीज़ों को और डिटेल में अपने अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। अभी इन कैपेसिटर्स का बस आप ये समझिए, मिड बैंड गेन वोल्टेज का मतलब है कि जब आप AC एनालिसिस करेंगे तो इन कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देंगे। यानी कि अगर आपको कैपेसिटर्स की वैल्यू ना दी हो, या क्वेश्चन में लिख दे कैपेसिटर्स आर वेरी लार्ज, या कुछ भी कमेंट ना किया हो, तो आप मान के चलिए कि हमें मिड बैंड एनालिसिस ही करना है, मिड बैंड वोल्टेज गेन ही फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। उसका एक खास मीनिंग होता है। अगर ये कैपेसिटर दे दिया ना, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें वो कंसिडर करना होगा, वो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे फ्रेंड्स। अगर ये कपलिंग कैपेसिटर्स जो एक्सटर्नल कैपेसिटर्स हम लगाते हैं, इसकी वजह से फ्रेंड्स जो बीजेटी सर्किट है वो हमारा हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। ये सब चीज़ें हम आगे आके अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। और इन कॉन्सेप्ट पे गेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स। कि अगर कैपेसिटर्स की वैल्यू, कोई एक भी कैपेसिटर्स की वैल्यू, चाहे आप इनपुट पे कपलिंग कैपेसिटर चाहे आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू दे दी फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि हम यहाँ जो बीजेटी सर्किट होगी ना, वो हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगी। और कुछ कैपेसिटेंस बीजेटी के अंदर भी होंगे, क्योंकि जानते हो बीजेटी एक PN जंक्शन डिवाइस है, 2 PN जंक्शन है, और PN जंक्शन एक कैपेसिटेंस की तरह एक्ट कर सकता है फ्रेंड्स। वो हम ADC में पढ़ते हैं। तो उसकी वजह से जब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे देखेंगे तो जो इंटरनल कैपेसिटेंस है उनका रोल आ जाता है फ्रेंड्स। तो उसकी वजह से भी ये लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो एक्चुअल में हम जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाते हैं किसी एम्पलीफायर का, जो हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक ही है, जब हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे एम्पलीफायर सर्किट का, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि बीजेटी का जो आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए वोल्टेज गेन निकालते हैं, वो कांस्टेंट होता है। वही सर्टेन वोल्टेज गेन को मिड बैंड बोलते हैं फ्रेंड्स। तो होप सो आपको एक कॉन्सेप्ट अभी के लिए समझ में आया होगा कि मिड बैंड गेन कहते क्या है। कि अगर मिड बैंड वोल्टेज गेन बोला है, तब तक के लिए हम कैपेसिटेंसेस का इफेक्ट नहीं देखेंगे, कहने का मतलब ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन में जो ये मॉडल दिया, इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ। यही आप आरपाई मॉडल हम यूज़ करें किसी भी ट्रांजिस्टर, चाहे NPN हो चाहे PNP हो। तो मैं दोनों के लिए फिर से आपको बता दे रहा हूँ। और इस कॉन्सेप्ट में आपको जो पूछा है पहले क्वेश्चन में, वो आपको ये आरपाई निकालने को बोला है। मतलब कि हमें ये जो स्मॉल सिग्नल के पैरामीटर्स हैं मॉडल में जो आते हैं, इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो कुल मिला के पहले मैं आपको मॉडलिंग बताता हूँ। ये जो सर्किट दे दिया है वो इटसेल्फ आरपाई मॉडल है लो फ्रिक्वेंसी पे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम मॉडलिंग जो करते हैं केवल ट्रांजिस्टर्स के टर्मिनल्स को फ्रेंड्स। ये जो कलेक्टर टर्मिनल है किसी भी सर्किट में, आप फ्रेंड्स इसको जब लगाएंगे तो कलेक्टर, बेस और एमिटर टर्मिनल की मॉडलिंग होती है। हम आरपाई मॉडल को पहले डील करने वाले हैं। और भी मॉडल एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे H पैरामीटर मॉडल, आपकी RE मॉडल। तो हम पहले आरपाई मॉडल देखेंगे फ्रेंड्स। इससे काफ़ी क्वेश्चन में आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही ईजिली। और आरपाई मॉडल एक जनरल मॉडल है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे भी थोड़ा सा इसमें वेरिएशन के बाद इस मॉडल को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन के बाद, क्योंकि वो इंटरनल कैपेसिटेंस आते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज पे। बट आरपाई मॉडल आप हर जगह यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए, तो इसमें क्या करते हैं, चाहे ये देखिए NPN ट्रांजिस्टर है, इसके लिए जो मॉडलिंग होगी फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम जो कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं एम्पलीफायर के लिए यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है CE एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन।
हम 3 तरह के एम्पलीफायर कन्फिग्रेशन होते हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ। एक होता है सी, दूसरा होता है सी बी, और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर, मतलब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इसका कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, जैसे आप इस क्वेश्चन में ही आपको बता देता हूँ। अगर इनपुट बेस पे लगे, देखिए ये जो कपलिंग कैपेसिटर है यहाँ से इनपुट लगाया जा सकता था, जो इसने दिखाया नहीं है फिगर में, क्योंकि अगर आप एम्पलीफाई कराना चाहते हो एसी सिग्नल को, तो आप कहीं पे इनपुट लगाओगे ना। तो अगर आप बेस पे इनपुट लगाते हो और आउटपुट लेते हो कलेक्टर से, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कलेक्टर से ही आउटपुट लिया गया। अभी मैं बताऊंगा ये सर्किट में आप 2 तरह की इसमें सर्किट दिखेगी, डीसी के लिए अलग, एसी के लिए अलग, तो वो बाय प्रैक्टिस आ जाएगी। बट आप ये समझिए कि जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, अगर आप जो एसी सिग्नल लगा रहे हो, अगर वो बेस पे इनपुट दे रहे हो, आउटपुट कलेक्टर पिन से ले रहे हो, और तब एमिटर अगर ग्राउंडेड है तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पे हम मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों ही एक अच्छी क्वांटिटीज़ में मिलते हैं, जबकि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में एक चीज़ें एम्पलीफाई नहीं होती है। जैसे कि कॉमन कलेक्टर की बात करें तो वो वोल्टेज फॉलोअर होता है, एमिटर फॉलोअर बोलते हैं उसे। वो वहाँ पे जो वोल्टेज गेन होता है वो नियरली 1 होता है, मतलब वो वोल्टेज गेन को एम्पलीफाई नहीं करता है, मतलब वोल्टेज वहाँ एम्पलीफाई नहीं होगा। मतलब आप जो इनपुट पे लगाए रहोगे फ्रेंड, वो अप्रॉक्सीमेटली देखोगे वही चीज़ आउटपुट पे मिलेगी। और कॉमन कलेक्टर पे इनपुट होगा बेस पे, आउटपुट एमिटर से होगा, कलेक्टर कॉमन होगा। तो जो नाम है फ्रेंड्स वो टर्मिनल कॉमन हो जाएगा सर्किट में जब एनालिसिस करेंगे। और कॉमन बेस में करंट गेन जो होता है फ्रेंड वो यूनिटी होता है। कहने का मतलब जो इनपुट पे करंट है आउटपुट पे देखेंगे तो ये लगभग सेम ही रहेंगे। और ये सारे टर्म्स फ्रेंड हम एसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एसी सिग्नल के एनालिसिस पे। और कॉमन बेस में इनपुट क्या होगा, एमिटर, आउटपुट लेंगे आप कलेक्टर से, तो बेस कॉमन हो जाएगा। अब देखिए, तो चाहे जैसा भी हो, मॉडलिंग जो हम कर रहे हैं, हम जनरली कॉमन एमिटर के लिए अभी हम आरपाई मॉडल बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एमिटर तो कॉमन हो गया, तो अब वो सर्किट पर डिपेंड करेगा कि एमिटर कैसा है। लेकिन मैं अगर एमिटर टर्मिनल की मॉडलिंग करूं तो आप बेस से एमिटर के बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, ये एमिटर टर्मिनल है फ्रेंड्स, ये बेस टर्मिनल है। अभी सर्किट में कैसे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो चीज़ें उस हिसाब से हम बनाएंगे, एसी इक्विवेलेंट सर्किट अलग बनेगी। बट अगर वहाँ पे आप ट्रांजिस्टर को कैसे रिप्लेस करोगे फ्रेंड्स, तो वो ट्रांजिस्टर आरपाई मॉडल के थ्रू ही रिप्लेस होगा। और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स आ जाता है जो कलेक्टर टू एमिटर की तरफ फ्लो कराएंगे फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स। तो ये आरपाई मॉडल है फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन फ्रेंड्स। तो इसमें ये जो रजिस्टर बेस टू एमिटर आप लगाए हो वो होता है आर पाई, उसको हम नाम दे दिए हैं कि आर पाई, क्योंकि पाई मॉडल है तो इसका नाम आर पाई है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो, क्योंकि आप जानते हो यहाँ से करंट फ्लो करेगी, वो करंट एसी क्योंकि हम एसी मॉडलिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो करंट होगी मान लीजिए वो आई बी करंट फ्लो करेगी। नोटेशंस का बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है फ्रेंड, उसका मैं मीनिंग बताऊँगा। आप डीसी को जनरली कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं, एसी को क्या करेंगे आप नीचे सब्सक्रिप्ट में स्मॉल लेटर लिखा देते हैं। और जो ओवरऑल करंट होगी, जब एम्पलीफायर पूरी देखेंगे जहाँ पे एसी डीसी दोनों हैं, वहाँ पे स्मॉल आई और स्मॉल बी हो जाएगा, मतलब कि दोनों ही लेटर स्मॉल में हो जाएंगे, जो सब्सक्रिप्ट वाला है और जो बिना सब्सक्रिप्ट का लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका काफ़ी यूजफुल मीनिंग होता है। तो अब हम क्योंकि एसी एनालिसिस पे देख रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर को जिस तरह रिप्लेस करेंगे तो उसकी मॉडलिंग फ्रेंड्स देखिए ऐसे करेंगे कि आर पाई जो है बेस टू एमिटर रजिस्टर के बीच में लगेगा, ये एसी के लिए रेजिस्टेंस दिखेगा जब एसी करंट फ्लो करेगा, और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप डेवलप होगा वी पाई। और फ्रेंड्स ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो जी एम इंटू वी पाई होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पैरामीटर निकालना होता है हमें, आर पाई और जी एम। जी एम होता है ट्रांस कंडक्टेंस, उस बीजेटी सर्किट का ट्रांस कंडक्टेंस, ये हमें एसी से डीसी एनालिसिस से मिल जाएगा, और आर पाई। और इसके अलावा अगर हम अर्ली बेस इफेक्ट एक होता है, अर्ली इफेक्ट, अगर उसको कंसीडर करें तो हमें एक आउटपुट पर कलेक्टर टू एमिटर एक रेजिस्टेंस भी दिखाई देता है फ्रेंड्स, एक कलेक्टर टू एमिटर कनेक्टेड होगा, ये याद रखिएगा, तो उसी को आर नॉट बोलते हैं। तो अगर आप पहले क्वेश्चन में देखिए तो आपको ये सारा मॉडलिंग एमिटर देखिए ग्राउंडेड दिखा दिया है, मतलब एक्चुअल सर्किट में एमिटर ग्राउंड हो गया एसी सर्किट के लिए। तो ये एसी मॉडलिंग है, इसमें आप देखिए यही सेम मॉडल बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है वो जो हमने बताया कि जी एम इंटू वी पाई होगा, या फिर आप जो बीटा होता है, जो गेन होता है, उसके रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहें इस करंट को, यहाँ से अगर आईसी करंट फ्लो करेगी फ्रेंड्स,
नोटेशन को ध्यान रखिएगा, सी स्मॉल सब्सक्रिप्ट में लिखा है। तो इसी डिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू आप GM इंटू वी पाई भी लिख सकते हैं और बीटा इंटू IB भी लिख सकते हैं। मतलब जो करंट यहाँ बेस टू एमिटर फ्लो कर रही है, इस दो इक्विवेलेंट होगा ये फ्रेंड्स, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं हमारे, जिससे हमारी एनालिसिस ईजी हो सके फ्रेंड्स। अब देखिए, तो यहाँ पे जो R पाई है, जब हम DC एनालिसिस कर लेंगे तो वहाँ से हमें मिलेगा इसकी वैल्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, तो इसकी वैल्यू होगी एक वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, करंट होगी वही जो बेस करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। तो ये क्योंकि DC, ये AC पैरामीटर DC पर डिपेंड करेगा, तो हमें DC करंट, तो देखिए यहाँ पे देखिए दोनों कैपिटल दिखाया मैंने, यानी ये DC करंट लिखी हुई है फ्रेंड। तो जो बेस करंट हम DC एनालिसिस में निकालते थे ना, वो यहाँ यूज़ कर लेंगे, और VT थर्मल वोल्टेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये R पाई वैल्यू देगा, और हम जनरली इसको किलो ओम्स में रखेंगे, करंट मिली एम्पेयर में लेंगे, वोल्टेज वोल्ट्स में ले लेंगे, हम कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी फ्रेंड्स। अब देखिए R पाई हो गया VT इंटू बाय IB, और जो GM है ट्रांस कंडक्टेंस, उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, ट्रांस कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस है यानी रेजिस्टेंस का उल्टा, और ट्रांस है मतलब आउटपुट का इनपुट से कुछ रिलेशन होगा, तो ये IC बाय VT लिखी जाएगी फ्रेंड, ठीक है। तो ये देखिए, ये IC भी कलेक्टर करंट है जो हम DC एनालिसिस से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्योंकि ये पूरा चीज़ एम्पलीफायर सर्किट के लिए है, तो हम अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि एम्पलीफायर सर्किट है यानी ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में बायस रखना ही है। तो यानी DC एनालिसिस करेंगे तो एक्टिव रीजन में मान करेंगे, वहाँ से आपको बेस करंट, करेक्टर करंट सब पता चल जाएगी, और थर्मल वोल्टेज आपको जनरली हम रूम टेम्परेचर पर एनालिसिस करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू भी पता होती है। थर्मल जो VT होता है, अगर रूम टेम्परेचर पर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 25 मिली वोल्ट, या कहीं कहीं हम 26 मिली वोल्ट लेते हैं, तो क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग उसको हम यूज़ कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, अगर आपको एक्सप्रेशन T केल्विन में ले लिया जाए, और 11,600 केल्विन, 11,600 ये वैल्यू होती है, या VT की वैल्यू हम KT बाय Q से भी फाइंड आउट करते हैं। ये थर्मल इक्विवेलेंट है वोल्टेज का, मतलब एक टेम्परेचर का एक इक्विवेलेंट वोल्टेज है। Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें देखिए इतनी एनालिसिस करना, तो VT हमें नॉर्मली पता रहेगा, DC एनालिसिस करने पर IB IC पता कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि R पाई और GM पता कर सकते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, करंट IB, तो यहाँ देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो करंट का इसने जनरल एक्सप्रेशन देकर रखा है, जहाँ पे दोनों स्मॉल यूज़ किया है, यहाँ पे 1 है प्लस 0.1 cos ऑफ 10 पावर 4 पाई t। तो आप इसमें सिग्नल सिस्टम तो आप पढ़े होंगे, तो ये वाला जो टर्म है फ्रेंड, ये तो AC क्वांटिटी है, और ये जो है वो DC क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमें जो एम्पलीफायर सर्किट होता है उसमें जो नेट करंट होती है हमेशा इन दोनों का सम होगा। हम जब एनालिसिस करते हैं तो DC की एनालिसिस अलग करते हैं, AC की एनालिसिस अलग करते हैं, और सुपरपोजिशन की हेल्प से हम नेट करंट को लिख सकते हैं कि जो फ्लो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ऐसा दे दिया है। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में हमसे टेम्परेचर वैल्यू है 300 केल्विन, यानी हम VT की वैल्यू 25 मिली वोल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो R पाई जो स्मॉल सिग्नल मॉडल है ट्रांजिस्टर का यहाँ पे दिया है, तो उस R पाई की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन देखिए सारे ओम में है। R पाई बेस टू एमिटर रेजिस्टेंस है मॉडल में जो हम बनाते हैं, तो वहाँ बेस टू एमिटर ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है C कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इसकी वैल्यू आप जब फाइंड आउट करोगे तो R पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ देखिए हमें DC की वैल्यू दे चुकी है, और R पाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, DC की ही क्वांटिटी यूज़ करते हैं। और देखिए IB का मतलब ये बेस करंट है, यानी ये जो है 1 वो DC है, और ये कैपिटल IB है जो हम DC एनालिसिस करके निकालते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ, और ये AC है, ये वाला पार्ट जो है वो AC पार्ट है। तो आप VT बाय सीधे इस कैपिटल IB की वैल्यू यूज़ कर सकते हो, और ये ऑप्शन में ये जो इक्वेशन है वो मिली एम्पेयर, मतलब जो करंट है वो मिली एम्पेयर में रखी है, और VT की वैल्यू 25 मिली वोल्ट होती है। तो R पाई की वैल्यू आप देखिए 25 मिली वोल्ट अपॉन 1 मिली एम्पियर, तो ये मिली से मिली कट जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर ओम आएगा। तो देखिए यहाँ पे 25 ओम आंसर आ रहा है फ्रेंड्स। तो यानी कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स
कि ये क्वेश्चन लेने का मतलब था कि आप बस आरपाई मॉडल को पहचान पा रहे हो कि नहीं, और क्योंकि हमें एम्पलीफायर सर्किट डील कराना था तो आपको पहले बताना था कि आरपाई मॉडल दिखता कैसे है। तो ये सीई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आरपाई मॉडल है फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर पीएनपी होता तो बस ये करंट की डायरेक्शन ऊपर दिखाई जाती फ्रेंड, ठीक है, और वहाँ पे ये वोल्टेज की पोलैरिटी बदल जाती, मतलब एमीटर हाई वोल्टेज होता बेस से कंपेयर में। यानी अगर इसको इसी मॉडल को अगर पीएनपी के लिए तैयार किया जाता तो रेजिस्टर उसी तरह कनेक्ट होंगे, ये एमीटर हुआ, तो यहाँ से एक्चुअल में करंट, क्योंकि आप जानते हो कि पीएनपी के लिए एमीटर से करंट आती है और बेस कलेक्टर में फ्लो कर जाती है, इसीलिए वो करंट ऐसे फ्लो करके हम दिखाएंगे। और ये वैल्यू यहाँ पे जो आर पाई हुआ, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर पाई है, और जो वोल्टेज है वो वी पाई है, और आई भी ऐसे फ्लो करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जी एम इंटू वी पाई इस पोलैरिटी का करंट फ्लो करेगी, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मॉडल में कुछ नहीं चेंज होगा। अभी भी ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये एमीटर टर्मिनल है, ठीक है। बस आप पोलैरिटी और करंट डायरेक्शन उस हिसाब से चेंज आएगी बस। यानी एनपीएन पीएनपी के लिए सीई कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो आर पाई मॉडल है ये एज इट इज रहेगा। आप बस ट्रांजिस्टर एनपीएन है पीएनपी है उस हिसाब से आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए इसमें एक और फैक्टर बताने जा रहा हूँ कि ये आर पाई मॉडल का इफेक्ट अगर बीटा बहुत हाई हो जाए, तो हम जानते हैं बीटा बहुत अगर वेरी लार्ज हो, वेरी लार्ज हो जाए या इन्फिनाइट हो जाए, तो मैंने आपको डीसी एनालिसिस के लिए भी बताया था इसे पिछले वीडियोस में अपने, जहाँ पे हम डीसी एनालिसिस कर देते हैं कि उसका डीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता था। इसका ये इफेक्ट पड़ता था अगर बीटा काफ़ी ज़्यादा होता था तो आईसी को हम नियरली एमीटर करंट के अप्रॉक्सीमेटली मान लेते थे और बेस करंट टेंडिंग टू जीरो होती थी। तो इसका इफेक्ट देखिए आर पाई एसी मॉडल में क्या होगा, तो आप जानते हो कि आर पाई की वैल्यू वी टी बाई आई बी है, और जब बीटा काफ़ी ज़्यादा होगा तो ये आई बी टेंडिंग टू जीरो होगा। तो इसका मतलब कि इसकी वजह से आर पाई जो होगा वो टेंडिंग टू इन्फिनाइट होगा। मतलब हम, और इन्फिनाइट का मतलब रेजिस्टेंस का इन्फिनाइट होना मतलब क्या, ओपन सर्किट। मतलब अगर बीटा काफ़ी हाई होता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम जो मॉडलिंग करेंगे वो आर पाई को आप ओपन सर्किट दिखाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, देखिए बीटा काफ़ी हाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा आर पाई मॉडल का ड्रॉ करेंगे तो वहाँ ओपन सर्किट दिखाएंगे बेस टू एमीटर, बस इसका इफेक्ट ये पड़ेगा। और कैपेसिटेंस का इफेक्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मिड बैंड वोल्टेज गेन निकालने के लिए आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू इनफ हाई मानना पड़ेगा ताकि वो एसी के लिए शॉर्ट हो सके। अब चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, आपको बताते हैं कि इसका एसी में सर्किट कैसा दिखेगा और डीसी में कैसा दिखेगा, और दोनों की एनालिसिस करना है क्योंकि हमें डीसी करंट फाइंड आउट करना है और एसी का वोल्टेज गेन पता करना है। तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी पता चलेगी कि एक्चुअल में एम्पलीफायर सर्किट के एनालिसिस करते कैसे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं एक बार सर्किट पूरा ड्रॉ कर ले रहा हूँ, फिर आपको दोनों सर्किट के एनालिसिस अलग अलग बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कपलिंग कैपेसिटर है, यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो, तो ये कलेक्टर से आउटपुट है, बेस पे इनपुट है। मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर एसी लगाया होता जिसको एम्पलीफाई करना है, फिगर को और अच्छा बना सकता था, क्योंकि सारा पर्पस हो रहा है एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे 9 वोल्ट दिया है, ये पूरा ग्राउंड है फ्रेंड्स। अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कपलिंग कैपेसिटर्स हैं, ये बाईपास कैपेसिटर है जो एमीटर से कनेक्टेड होता है, इसका नाम बाईपास है। ये कपलिंग कैपेसिटर इनपुट साइड है, कपलिंग कैपेसिटर आउटपुट साइड है। तो आउटपुट आप कलेक्टर से ले रहे हो। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई थी 20 ओम, सारे किलो ओम्स में है, और ये 2.3 है। बस कमेंट इसमें है कि बीटा काफ़ी हाई है, बस ये फ़र्क है। तो अब देखिए ये सर्किट आया। अब देखिए हम एसी और डीसी के एनालिसिस अलग अलग करेंगे। तो हमें गेन निकालना है तो एसी पैरामीटर बनाना पड़ेगा, इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट पूरे बनानी पड़ेगी। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की एसी इक्विवेलेंट तो हम अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो मॉडल से रिप्लेस हो जाएगा। बाकी सर्किट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो उसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, अगर हमें डीसी इस सर्किट का अगर डीसी सर्किट बनाना हो फॉर डीसी एनालिसिस,
जो हम इसे पिछले वीडियोस में भी एक क्वेश्चन हमने लिया था, उसमें डीसी एनालिसिस के लिए आपको बताया था मैंने कि सारे कैपेसिटेंसेस को आप ओपन कर देंगे, जितने भी कैपेसिटेंस हैं वो ओपन हो जाएंगे, जो रिमेनिंग सर्किट बचेगी वो आपको डीसी एनालिसिस का पार्ट देगा। यानी कि अगर आप इसका डीसी एनालिसिस करेंगे तो सारे कैपेसिटेंस को ओपन करने के बाद आपके पास जो फिगर बनेगा फ्रेंड्स वो कुछ ऐसा होगा। आप सारे कैपेसिटेंस को ओपन कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटेंस था आपने उसको ओपन कर दिया, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस था आपने उसको ओपन कर दिया, आपने सर्किट से उसको यहाँ पे ओपन कर दिया, तो कुछ ऐसा दिख रहा है फिगर ये। और यहाँ पे जो वोल्टेज लगा हुआ है वो 9 वोल्ट डीसी है फ्रेंड्स। अब देखिए हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखा है, बीटा काफ़ी हाई है, तो अब मैं कहूँ कि इस सर्किट के लिए आपको अगर कलेक्टर करंट पता करनी है, क्योंकि हमें जो एसी मॉडलिंग होती है उसके लिए जीएम चाहिए, आर पाई चाहिए। तो क्योंकि इसमें बीटा काफ़ी हाई है तो आर पाई यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि आर पाई जो होगा वो टेंडिंग टू इन्फिनाइट हो जाएगा। मतलब इस केस में इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली नहीं, तो वरना हमें डीसी एनालिसिस में आपको आईबी आईसी पता करना होता। आईबी पता करते तो आर पाई पता होता, आईसी पता करते तो जीएम पता चलता। वो दोनों को फिर मॉडलिंग में फिट करते हैं, एसी का वोल्टेज गेन या इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, सारी चीज़ें को हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेरी इजीली फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन में हमें वोल्टेज गेन पता करना है, और बीटा हाई होने की वजह से देखिए डीसी का पार्ट भी ईजी हो गया एनालिसिस करना। बट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बीटा हाई होने से आर पाई मॉडल बस इतना इफेक्ट पड़ेगा कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बेस टू एमिटर बना रहे थे रेजिस्टेंस वो हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बीटा हाई होने से डीसी एनालिसिस करना, तो आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया ही था कि अगर बीटा काफ़ी हाई हो गया तो जो डीसी आई बेस करंट रहेगी वो लगभग 0 के पास रहेगी। मतलब जो यहाँ से करंट आएगी पूरी ऐसे फ्लो कर जाएगी। तो यहाँ पे आप वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हो, तो ये 20 और 10 सीरीज़ में आ जाएंगे है। तो आप देखिए यहाँ पे, और ये एक्टिव रीजन में है बाय ट्रांजिस्टर, क्योंकि आप एम्पलीफायर की तरफ यूज़ कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप इजी हो जानी चाहिए फ्रेंड्स। इतने क्वेश्चन हमने कर लिया था डीसी एनालिसिस पे, तो ये चीज़ें आप काफ़ी इजी लगनी चाहिए। तो आप डीसी एनालिसिस कीजिए, और यहाँ पे आप वोल्टेज पता कर सकते हैं बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प से। तो बेस पे जो वोल्टेज आ रहा है फ्रेंड्स वो 10 × 9/30, तो देखिए 3 वोल्ट आएगा। तो अब आप एमीटर पे वोल्टेज निकाल सकते हैं 0.7 वोल्ट, इस वीबी में से माइनस कर दीजिए तो एमीटर का वोल्टेज पता चलेगा। देखिए डीसी एनालिसिस हो और इससे सारे कुछ कैपिटल में लिख रहे हैं हम। 3 - 0.7 आ गया फ्रेंड्स, 2.3 वोल्ट। अब आप बीटा काफ़ी हाई होने की वजह से डीसी के लिए बीटा टेंडिंग टू इन्फिनिट है, मतलब वेरी हाई है, तो आईसी अप्रॉक्सीमेटली जो होगा फ्रेंड्स वो आई के बराबर होगा एमीटर करंट। और हमें एसी मॉडलिंग में तो आईसी की वैल्यू चाहिए होती है क्योंकि जीएम निकालने के लिए, बट अगर हम आई पी फाइंड आउट कर लें इस केस के लिए तो आईसी के बराबर ही होगा। तो हम अगर आई फाइंड आउट करें, मतलब आई जो एमीटर करंट फ्लो करेगी, तो हमें एमीटर वोल्टेज पता चल गया है, रेजिस्टेंस पता है, और नीचे ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे वेरी इजीली आई ई की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो ये मिली एम्पेयर में आएगा, क्योंकि ये जो सारे रेजिस्टेंस किलो ओम में थे, वोल्टेजेस वोल्ट्स में है, तो ये 1 मिली एम्पेयर आ गया। देखिए फ्रेंड्स, हम आई जो फाइंड आउट कर लिए हैं, इस केस में आईसी भी उतना ही होगा। अब हम इतना पार्ट करने पे आप देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा था पहले पार्ट में, ए पार्ट में, वो हमने सॉल्व कर लिया। डीसी करंट आई ई, तो वो 1 मिली एम्पेयर आया। मतलब फर्स्ट पार्ट इतना है। ये कॉमन डेटा क्वेश्चन था, तो इसका देखिए यूज़ होगा वोल्टेज गेन निकालने के लिए, इसलिए कॉमन डेटा क्वेश्चन बना। क्योंकि आप जो आई ई फाइंड आउट किए हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, वही अप्रॉक्सीमेटली आईसी होगा। और हम जानते हैं कि जब हमको एसी मॉडलिंग करनी होगी, गेन को फाइंड आउट करना होगा, तो हम इस आईसी का यूज़ करेंगे जीएम को फाइंड आउट करने के लिए। और जीएम की वैल्यू हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि ये होगा IC/VT। अब इसको आपको ध्यान से कैलकुलेट करना है कि इसकी यूनिट हमें हमेशा याद रखिए मिली एम्पियर पर वोल्ट में रखना है हमेशा। तो अब IC तो मिली एम्पियर में आया ही है 1 मिली एम्पियर, और VT आपको क्वेश्चन में 25 मिली वोल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ये मिली वोल्ट में लिखिए, इसको अगर आपको वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये मिली एम्पियर पर वोल्ट में देखिए यूनिट आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 मिली एम्पियर पर वोल्ट आएगा। तो आपको हमेशा जीएम की यूनिट ये रखनी है, क्योंकि हम नेचुरली यही यूनिट रखेंगे जो वोल्टेजेस वोल्ट में आ जाएंगे, रेजिस्टेंस किलो ओम में, करंट मिली एम्पियर में, तो जीएम आएगा 40 मिली एम्पियर पर वोल्ट। अब हमारे पास
दोनों ही पैरामीटर आ गए हैं। आर पाई तो हमें पता ही है कि इस केस में बीटा के हाई होने से ये हो गया इन्फिनाइट मतलब ओपन सर्किट, और जीएम हमें पता चल गया है। तो हम वेरी इजीली अब इसका एसी इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे। तो हमने देखिए जो ये सर्किट दिया था इसका डीसी एनालिसिस किया तो हमें एसी के पैरामीटर्स पता चल गए हैं। अब आप देखिए इसका एसी इक्विवेलेंट क्या होता है। पहले मैं इसका एसी इक्विवेलेंट बनाता हूँ और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसको हम इसके मॉडल से रिप्लेस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब एसी के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हम क्योंकि मिड बैंड गेन निकालने जा रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया था कैपेसिटेंस इनफ हाई लिए गए हैं ताकि वो शॉर्ट हो जाएं। तो जब आप एसी एनालिसिस करोगे तो जितने भी डीसी सोर्सेस हैं वो ग्राउंड हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि जो यहाँ पे हम 9 वोल्ट सप्लाई लिए थे वो एसी को, क्योंकि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, सारे कैपेसिटेंस से शॉर्ट हो जाएंगे, और जो ये 9 वोल्ट है वो एसी के लिए ग्राउंड की तरह अपीयर होगा। मतलब कि अगर मैं इसी सर्किट का आपको एसी इक्विवेलेंट बनाऊँ यानी फॉर एसी एनालिसिस, फॉर एसी एनालिसिस फ्रेंड्स, अगर मैं इस सर्किट को आपको एसी सर्किट के लिए बनाऊँ तो मान लीजिए कैपेसिटर जो कपलिंग लगा था देखिए वो शॉर्ट हो गया। हम यहाँ पे एक एसी सोर्स दिखा दे रहे हैं, ये शॉर्ट हो गए सीधे हमारे पास देखिए बेस है। अब आप सर्किट को देखते रहिए कैसे कैसे हम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे तक आ गए हम। अब मैंने बोला आपसे कि जो 9 वोल्ट होगा वो एसी के लिए ग्राउंड की तरह अपीयर होगा। तो अब देखिए इस पॉइंट से ये जो 9 वोल्ट है अब वो ग्राउंड की तरह अपीयर हो जाएगा। ये कहने का मतलब कि मैं सर्किट को फिर से एक बार बना ही देता हूँ। ये कुछ ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स, कि ये देखिए ट्रांजिस्टर हुआ। अभी मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ से कनेक्टेड था तो ये जो 9 वोल्ट है अब वो ग्राउंड की तरह अपीयर होगा एसी के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे एमिटर रेजिस्टर लगा हुआ था और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो जो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था अब मैं उसको शॉर्ट कर दूँगा। ये ग्राउंड हो गया। अब ये शॉर्ट रास्ता, ये देखिए एक शॉर्ट पाथ आ गया, तो यानी रेजिस्टर बाईपास हो गया, इसीलिए इसका नाम हम बाईपास कैपेसिटर रखते थे। जो शॉर्ट हुआ था कैपेसिटर वहाँ लगा था, और यहाँ पे देखिए जो कैपेसिटर लगा था यहाँ वाला उसको भी शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने का मतलब अब सीधे आप आउटपुट V0 पे कनेक्ट हो जाएगा, और एक रेजिस्टर यहाँ पे जो लोड लगा हुआ था 3 का, और ये वैल्यू थी 20, और यहाँ से देखिए एक रेजिस्टर लगा था 10। देखिए फ्रेंड्स, और ये 2.3 है, ये तो बाईपास हो गया है, और यहाँ वैल्यू 3 थी। अब देखिए ये जो इक्विवेलेंट सर्किट बनी है ये एसी इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए जो डीसी सोर्स है सारे ग्राउंड हो गए हैं। यानी कहने का मतलब आप इस फिगर से इस फिगर को कंपेयर कीजिए। ये पूरा एम्पलीफायर सर्किट था, हम उसको एनालिसिस पर्पज़ के लिए डीसी की एनालिसिस अलग करते हैं, वहाँ एसी हटा देते हैं सारा, और कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं। यहाँ पे जब हम एसी एनालिसिस करेंगे तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे जब मिड बैंड के लिए, तो ये सारे शॉर्ट हो जाएंगे कैपेसिटेंसेस। ठीक है, कैपेसिटेंस सारे हम शॉर्ट कर देंगे ऐसे, और जो आपको ये सोर्स है डीसी को उसको हम ग्राउंड करना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये 0 वोल्ट की तरह अपीयर होने लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें जब यहाँ से गेन पता करना है तो अब ये सिंपल आप देखेंगे, जब नेटवर्क आप एसी करंट सर्किट बना लेंगे और जब मॉडल फिट कर देंगे तो सिंपल वो नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बस वहाँ पे आउटपुट वोल्टेज पता करना है। गेन का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। मान लेते ये जो इनपुट था वो VI था, इसी को तो हमें एम्पलीफाई करना था। तो हमने क्या किया, एम्पलीफायर का बेसिक मतलब से कि क्वेश्चन में हुआ क्या, एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना था। तो हमने पहले इसको बायस किया, बायस ऐसा किया कि एक्टिव रीजन में BJT चला गया, तो वहाँ एक कुछ ऑपरेटिंग पॉइंट सेट हो गया जिसको हम IC निकालते थे, VC निकालते थे, IB निकालते थे, सारे ऑपरेटिंग पॉइंट सेट किया। अब उसके ऊपर हम सिग्नल को एम्पलीफाई करें तो सुपर इम्पोज हो रहा है और वो एम्पलीफाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तो इस सर्किट को और अच्छे से हम मॉडिफाई कर सकते हैं पूरे मॉडल को रख के। अब इसमें अगर आप सारे मॉडल्स को अगर आप इसमें रखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे जो AC सोर्स है, कैपेसिटेंस शॉर्ट था। अब आप जब यहाँ पे आएंगे तो अब देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक 20 किलो ओम वाला रेजिस्टर ग्राउंड है, और यहाँ से 10 भी ग्राउंडेड कनेक्टेड है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस का है, इन दो ग्राउंड और इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है पैरेलली। तो हम दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ पे पैरेलली दिखाएंगे, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ दिखा रहे हैं। इसके बाद आपका बेस शुरू हो जाएगा। तो ये हम RB लिख दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि 20
पैरेलल विथ 10 है, ये जो रेजिस्टेंस है वो 20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है 10 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब यहाँ से सीधे बीजेटी शुरू हो गया। मतलब अब बीजेटी के लिए आपको मॉडलिंग मैंने पहले ही बता रखी है कि जब आप मॉडलिंग करोगे तो आप इसको रिप्लेस कर दोगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो बेस टू एमिटर आप आर पाई लिखते, लेकिन इस केस के लिए क्या है, गलती से बीटा हाई दे रखा है तो आप यहाँ से उसको ओपन सर्किट दिखाओगे। मतलब कि ये जो बेस है और यहाँ पे आप जो एमिटर बनाओगे इनको आप ओपन सर्किट दिखाओगे। और देखिए यहाँ ये वाला पॉइंट एमिटर का कहलाता है, ये वाला पॉइंट बेस है, ये वाला पॉइंट कलेक्टर है। तो एमिटर अब यहाँ से देखिए ये जो रेजिस्टेंस है उससे कनेक्टेड नहीं है। जब एसी केस में ये कैपेसिटर शॉर्ट होके सीधे ग्राउंड से कनेक्ट हो जा रहा है, यानी एमिटर कह सकते हैं एसी के केस में इस बार सीधे ग्राउंडेड है। और आर पाई रेजिस्टेंस बेस टू एमिटर होता फ्रेंड्स, बट बीटा हाई होने की वजह से ये ओपन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक वोल्टेज तो रहेगा वी पाई, क्योंकि ओपन सर्किट क्रॉस वोल्टेज तो हो सकता है। तो आपको नेटवर्क थ्योरी एफिशिएंटली यूज़ आनी चाहिए। बस आपके अब नेटवर्क मॉडलिंग जो कर रहे हैं ये आपको यहाँ सीखना था बस। ठीक, ये तो ऐसे ही फ्लो करेगी। और क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स अर्ली इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो आउटपुट पर रेजिस्टेंस इन्फिनाइट मान रहे हैं, तो आर नॉट हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर अर्ली वोल्टेज दिया होता तो हम उसको यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब यही से हम करेक्टर तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक हम करेक्टर तक पहुँच गए, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक हम करेक्टर तक पहुँच गए। अब देखिए, अब हम बाकी सर्किट को एज इट इज़ फीड कर रहे हैं, बस आप एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पे मॉडलिंग से उसको रिप्लेस किए हैं। अब कलेक्टर से देखिए इस पॉइंट से ये जो लोड है 3 किलो ओम का, वो देखिए सीधे कनेक्टेड है ग्राउंडेड होके, और इसी पॉइंट से 3 किलो ओम का देखिए यहाँ पे भी ग्राउंडेड होके कनेक्टेड है। तो यही हम कह सकते हैं 3, और तो जैसे यहाँ पे पैरेलल हो गया था वैसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कलेक्टर टू ग्राउंड होगा वो 3 का पैरेलल विथ 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अब देखिए एसी सर्किट के लिए, एसी एनालिसिस के लिए आपने सारे सोर्सेज को हटाने के बाद जब आप इक्विवेलेंट मॉडल बनाए हैं तो ये एसी इक्विवेलेंट मॉडल होगा फ्रेंड्स पूरे सर्किट का। एनपीएन का ये मॉडल आपको यहाँ दिख रहा है और बाकी सर्किट को एज इट इज़ हमने फीड कर दिया, तो ये एसी सर्किट हो गया। अब हमें आउटपुट जो पता करना था फ्रेंड्स वो यहाँ पे है, ये कलेक्टर से ही आउटपुट ले रहे थे, यानी हमको इस जो लोड ये 3 का पैरेलल 3 के साथ आया है एसी में आया है। देखिए ऐसे डीसी में तो पूरा चीज़ ऐसे लगा हुआ था, हट गया था डीसी एनालिसिस में, पूरे सर्किट में तो लगा हुआ दिख रहा था, लेकिन डीसी के लिए हट गया और एसी के लिए ये आ गया। तो 3 पैरेलल विद 3, तो यही मेरा इसी का क्रॉस देखिए वोल्टेज वी नॉट आ रहा है, तो हमें वी नॉट बाय वी आई कैलकुलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो जी एम इंटू वी पाई आएगी। हमने पहले ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था मॉडल में, और जी एम की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके रखी हुई है। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो जी एम हमने यूज़ किया था वो 40 मिली एम्पियर पर वोल्ट आया था, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। और अब देखिए, तो यहाँ क्योंकि ओपन होने की वजह से यहाँ तो कोई करंट जा नहीं रहा है, यानी ये वाला पॉइंट सारा जो है वो एक ही पोटेंशियल पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे वी पाई पे। और आप अगर नेटवर्क देखिए तो यहाँ पे जो सिग्नल हमने लगा रखा है वी आई वोल्टेज का प्लस माइनस से, तो ये वाला पूरा पॉइंट एक ही नोड है, एक्चुअली पूरी नोड एक ही है। यानी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन जो 10 और 20 का पैरेलल उसके अक्रॉस भी वी पाई है और ये वी आई, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में वी पाई एग्जैक्टली इक्वल है वी आई के, मतलब जो आप इनपुट लगा रहे हो वो पूरा वी पाई को मिल रहा है। यानी तीनों देखिए इनपुट तो पैरेलल ही लगे हुए हैं, क्योंकि एमिटर ग्राउंडेड है, तो यानी इस पॉइंट ये पूरी नोड और यहाँ ये पूरा ग्राउंड, ये एक ही पॉइंट है। आपको सारे ग्राउंड को कनेक्ट भी कर सकते हो ऐसे। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में देखिए वी ओपन सर्किट है, 20 का पैरेलल है और इनपुट सिग्नल है, तो वी पाई जो है टोटल 20 और 10 के पैरेलल कॉम्बिनेशन क्रॉस जाएगा और वी आई अक्रॉस हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे अब मिड बैंड गेन निकालना है फ्रेंड्स। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे इनपुट देखिए बेस पे लगा हुआ है और आउटपुट आप कलेक्टर से ले रहे हैं, आउटपुट आप कलेक्टर से, ये पूरी नोड एक है। ठीक है, वी नॉट, और वी नॉट जो आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो गेन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मिड बैंड वोल्टेज गेन है अगर मैं उसको ए बी से रिप्रेजेंट करूँ तो हमें एक्चुअल में वो वी नॉट बाय वी आई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, इसे कहते हैं वोल्टेज गेन। अब देखिए ये जो करंट है फ्रेंड्स, ये जी एम इंटू वी पाई, तो क्योंकि इधर तो जा नहीं सकती, इधर ओपन सर्किट है, तो ये मतलब कि ये करंट ऐसे फ्लो करके ग्राउंड की तरफ जा रही है,
अगर अब मैं आपको केवल आउटपुट वाला हिस्सा दिखाऊं, ये एमिटर है और ये 3 किलो पैरेलल विद 3 है। इसी के क्रॉस हमें V0 फ्रेंड फाइंड आउट करना है और इसकी जो वैल्यू है वो GM इंटू, मैं केवल आपको आउटपुट साइड दिखा रहा हूँ क्यों, और ये वाला पॉइंट एमिटर है। तो फ्रेंड्स ये जो करंट आ रही है, फ्लो कर रही है, तो इधर से फ्लो करके इधर चली जाएगी ग्राउंड से। तो करंट की डायरेक्शन तो ऐसे ही हमने मेंशन कर रखी है ना, तो ये करंट एक्चुअल में ऐसे फ्लो करके आ रही होगी। अब देखिए, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे पोलैरिटी बनाई है लोड के लिए, जो हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे वो मेरे हिसाब से प्लस और माइनस है, बट जो करंट फ्लो करेगी उसकी वजह से जो पोलैरिटी बन रही है इस डायरेक्शन के हिसाब से वो कुछ ऐसी यहाँ बन रही है, प्लस और माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मतलब कहने का हम जो आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये पोलैरिटी के साथ ले रहे हैं, इस पोलैरिटी के साथ, लेकिन जो करंट फ्लो कर रही है वो यहाँ पे जो पोलैरिटी डेवलप कर रही है वो इस पोलैरिटी के साथ। अब केवल आपको नेटवर्क थ्योरी लगाने आना है फ्रेंड्स, तो यानी आप कह सकते हो कि और जो GM इंटू V पाई है फ्रेंड्स, वो ही उतनी करंट फ्लो कर रही है इस 3 पैरेलल विद 3 के साथ। यानी कह सकते हैं कि 1.5 किलो ओम के रजिस्टर के अक्रॉस से GM इंटू V पाई वैल्यू की एक करंट फ्लो कर रही है, तो हमें V0 पता करना है। यानी ओम्स लॉ अगर आप यहाँ पे लगाए तो जो V0 की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, अब क्योंकि हम ले रहे हैं इस पोलैरिटी के साथ, बट पोलैरिटी डेवलप कर रही है यानी अपोजिट पोलैरिटी के साथ, आप कह सकते हो कि GM माइनस टाइम ऑफ GM V पाई माइनस में आएगा और GM इंटू V पाई, ठीक है, इंटू ओम्स लगा रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस लगा था, आप कह सकते हो कि ये जो टोटल वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम V पाई की वैल्यू इस केस में हमने बता रखी है कि वो इनपुट के बराबर, और हमें यही चीज़ तो निकालनी है, तो हम V पाई के जगह VI रख सकते हैं इंटू 1.5, ठीक है। अब क्योंकि ये वोल्टेज गेन है, वैसे दो चीज़ का रेशियो है ना, तो दोनों क्वांटिटी सेम है, तो अगर आप V0 और VI को इधर ले आएँ तो यहाँ यूनिटलेस क्वांटिटी आनी चाहिए, तो माइनस GM इंटू 1. अब देखिए फ्रेंड्स, GM की वैल्यू क्या थी, 40 मिली एम्पियर पर वोल्ट थी, तो आप जो गेन निकाल पा रहे हो V0 VI वैल्यू माइनस में GM की वैल्यू 40 मिली एम्पियर पर वोल्ट थी, और आप यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हो वो 1.5 K है। 1.5 K का मतलब क्या है, वोल्ट पर मिली एम्पियर। देखिए यूनिट से यूनिटलेस क्वांटिटी आ गई, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स तो इसकी वैल्यू -60 आएगी। तो कह सकते हैं, अब ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड, वोल्टेज गेन का मैग्नीट्यूड तो 60 है, बट यानी जो सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है वो अगर आप 1 मिली वोल्ट लगाए होते तो आपको 60 मिली वोल्ट सिग्नल आउटपुट पे मिलता है, जो आप यहाँ पे AC लगा रहे थे। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ये है, बट उसका फेज़ 180 से रिवर्स हुआ था। तो ये आप याद रखिए, इस क्वेश्चन में जो CE कन्फिग्रेशन यूज़ हुआ था, तो जब CE कन्फिग्रेशन में आप यूज़ करोगे, जब आप इनपुट बेस पे लगाओगे, आउटपुट करेक्टर से लोगे, तो जो गेन होता है उसमें 180 का फेज शिफ्ट दे देता है। मतलब मेरा CE कन्फिग्रेशन में जो NPN ट्रांजिस्टर है वो 180 का फेज शिफ्ट देगा जब भी आप CE कन्फिग्रेशन यूज़ करोगे फ्रेंड्स, ठीक है। PNP भी यूज़ करते तो भी यही होता है, अगर आप CE कन्फिग्रेशन यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि 180 का फेज शिफ्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा AC एनालिसिस का पार्ट। तो आप देखिए ऑप्शन जो क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट है वो -16 ऑप्शन डी आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के थ्रू एम्पलीफायर सर्किट की एनालिसिस करना हमने सीखा इस वीडियो में फ्रेंड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी। NPN की मॉडल दिखता कैसा है उसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, और इसमें जो R0 आता है वो अर्ली वोल्टेज के इफेक्ट की वजह से आता है। तो ये जनरल मॉडल है, हाई फ्रिक्वेंसी पे थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, इसमें कुछ कैपेसिटेंस भी आ जाते हैं, बट ये लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस के लिए ये परफेक्ट मॉडल है, RPi मॉडल।
आर नॉट की वैल्यू आप कब को लेना है कब नहीं लेना है, तो वो मैं जब अपकमिंग वीडियोस में और क्वेश्चंस लूँगा। अभी तो ये आज का स्टार्टिंग वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो यहाँ तो हमने बस ये सीख लिया कि मॉडल कैसा दिखता है। तो हम अपकमिंग वीडियोस में जो क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू ही इस कॉन्सेप्ट को हम सीख पाएंगे। बस आपको मॉडल बार बनाने आना चाहिए, उसके बाद पूरा नेटवर्क का ही खेल है। अगर आपको नेटवर्क स्ट्रांग है, आप एफिशिएंटली केवीएल कैसे लगा सकते हो, जो मैं अपने नेटवर्क वाले वीडियोस में बताया हूँ, तो आप उतना ही आसानी से एम्पलीफायर पे आप कंफर्टेबल फील करोगे। आर नॉट की वैल्यू वो अर्ली वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने आर पाई रेजिस्टेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि बीटा हाई था, मिड बैंड वोल्टेज गेन निकालना था क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू काफ़ी लार्ज थी। तो कुछ कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे फ्रेंड्स सीखा, और देखिए डीसी एनालिसिस करना हमने सीख रखा था, तो बहुत ही इफिशिएंटली हमने डीसी एनालिसिस यहाँ पे कर डाला, और बहुत ही इफिशिएंटली हमने जो वैल्यूज़ हैं आईसी की वैल्यू, आईबी की वैल्यू फाइंड आउट किया, ठीक है। और जीएम की वैल्यू आप जो एसी में निकालोगे वो डीसी पे ही डिपेंड करेगा। आर पाई की वैल्यू इस केस में इन्फिनिट था, बाकी केसेस में जरूरी नहीं कि इन्फिनाइट ही होगा। जब आर पाई आएगा तो वहाँ कैसे निकालेंगे। और इसमें फ्रेंड्स दो चीज़ें और निकालने आती हैं जब आप एसी मॉडल देखोगे, तो इसमें आप गेन निकाल लिए, आप चाहते तो करंट गेन भी निकाल सकते थे, इनपुट का रेजिस्टेंसेस कितना दिखता है। तो मैं पूछूँ यहाँ से क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है पूरे एम्पलीफायर सर्किट को, जो आपने सोर्स लगा रखा है उसको यहाँ से क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चन अपकमिंग वीडियोज़ में हम देखेंगे फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में आप चाहे तो जब मैं आपको रेजिस्टेंसेस निकालना सिखा दूंगा तो आपसे इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग एसी रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो होप सो फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट बूस्टअप हुआ हो, अंडरस्टैंडिंग बनी हो एम्पलीफायर सर्किट्स के लिए। टिल देन फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Till then friends, be safe and thank you for watching my channel.